गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, आज फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 18 मतलब 18वां नंबर का लेक्चर आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। कंप्लीट करने के अभी तो स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िलहाल में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने न्यूटन के तीनों लॉज देख चुके थे, ठीक है। फिर कल के लेक्चर में मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताया, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताया, ठीक है। और आपको आज हम क्या बताने वाले हैं? आज हम आप लोग को बताने वाले हैं जितना भी अभी तक अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, मतलब थ्योरी पढ़ी, कल ही मैंने आपको बताया था कि बेटा आज लगभग अपना थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम पेपर के एनालिसिस से हमने जितना भी नोट डाउन या नोटिस किया था कि इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को उठाकर टॉपिक वाइज पूरा कवर करते हुए मैंने आपको न्यूटन्स के लॉ, इनर्शिया, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विथ एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब संवेग संरक्षण के नियम, ठीक है, जड़त्व के नियम, गति के नियम और उसके साथ साथ ही घर्षण और घर्षण के प्रकार, घर्षण से होने वाले लाभ, घर्षण से होने वाली हानियाँ, ये सारा हम इससे पहले के मतलब 16वें और 17वें नंबर के लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक दो टॉपिक जो थोड़े रह गए थे मैं उन्हीं को बताती हूँ। कल के आगे के बाद से थोड़ा सा फ्रिक्शन अपन ने समझे थे, उस फ्रिक्शन का मैं एक बार तुम लोग को फिर से एक फ्लैशबैक दे रही हूँ 5 मिनट में, ठीक है, ताकि वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा एकदम उड़े ना। एक बार पढ़ने के बाद भी एक बार फिर से मैं उसका क्या करा दे रही हूँ, आप लोग को रिवीजन करा दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी पेन रेडी रखिएगा क्योंकि आज होने वाला है क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं जो आपको क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करा रही हूँ, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, दोनों में आपको बताए जाएंगे क्वेश्चंस और आप लोगों को प्रॉपर कॉपी पेन पकड़ के बैठना है, उनको लिखना है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल बेटा अपन लोगों ने पढ़े थे फ्रिक्शन के बारे में, उसी का थोड़ा सा मैं पहले आप लोग को क्विक फ्लैश दे रही हूँ क्योंकि एक दो जो चीजें थी वो थोड़ी बच गई थी। फ्रिक्शन का थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख ले रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मैंने क्या बताया था फ्रिक्शन का कि बेटे जब एक सरफेस होता है उसके ऊपर जब कोई बॉडी कांटेक्ट में आती है, ठीक है, एक सरफेस होता है उसके ऊपर जब बॉडी कांटेक्ट में आती है तो बॉडी क्या लगाती है उसके ऊपर, या सॉरी सरफेस क्या लगाता है उसके ऊपर, एक फोर्स लगाता है। वो भी कैसा फोर्स? अपोजिंग फोर्स। और उसी अपोजिंग फोर्स को मतलब उसी अपोजिंग फेस को क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन बोला जाता है। अगर हिंदी में बोला जाए तो एक सतह होती है, एक सतह के ऊपर यदि कोई वस्तु या कोई बॉडी गतिमान अवस्था में है या गति करने की कोशिश भी कर रही है या स्थितिक अवस्था में है, उस समय पे सतह द्वारा उस बॉडी पर भी क्या लगाया जाता है? एक बल लगाया जाता है और उसी बल को क्या बोला जाता है? घर्षण बोला जाता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? उसके आगे घर्षण के मैंने तुमको तीन प्रकार बताई थी। एक था स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा था आप लोगों का स्लाइडिंग फ्रिक्शन और तीसरा था आप लोग का रोलिंग फ्रिक्शन। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्या क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बताई थी? किस किस को याद आया?
स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब हिंदी में बेटा स्थैतिक घर्षण, ठीक है। स्थैतिक स्थिति शब्द से मतलब समझ रहे हो थोड़ा, स्थैतिक मतलब स्थिति। यदि कोई बॉडी या यदि कोई वस्तु अपनी जगह में ही है लेकिन उस पर कोई बल लगाया जा रहा है लेकिन वो हिल नहीं रही है, जैसे कि अगर मैं 45-40 किलो की लड़की, ठीक है, एक 300 किलो के ट्रक खड़ा है, उस ट्रक को मैं धक्का मारूंगी, ठीक है। धक्का मारी मैंने, भाई फोर्स तो मैं लगा रही हूँ। अपन ने तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में क्या पढ़े थे कि अगर तुमने फोर्स लगाया तो बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो मैं लगा रही हूँ, मेरे में जितनी ताकत है बिल्कुल मैं फुल ताकत से उस ट्रक को फोर्स लगा रही हूँ। लेकिन तुम बताओ क्या मेरे से वो ट्रक हिल पाएगा, अपनी जगह परिवर्तित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? अरे भाई, क्योंकि मेरे द्वारा लगने वाले बल से ज्यादा जो ट्रक पे घर्षण का बल लग रहा है वो कैसा है, अधिक है, ठीक है। वो कैसा है, अधिक है। तो यही है एक स्थैतिक घर्षण का एग्जाम्पल कि यदि कोई चीज या यदि कोई बॉडी, यदि कोई वस्तु किसी विराम अवस्था में जमी हुई है एक जगह पे और तुम्हारे फोर्स लगाने के बाद भी तुम उसको नहीं हिला पा रहे हो, लेकिन वो अब थोड़ा तैयार है अपने आप में हिलने के लिए, ठीक है। हो सकता है मैं अभी 10 लोग को और बुला के लाऊं तो फट से हिल जाएगी। तो वो उस स्थिति में आने से पहले, मतलब गति की स्थिति में आने से पहले किसी वस्तु पे जो घर्षण का बल लगता है उसी को क्या बोला जाता है, स्थैतिक घर्षण बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है बेटा, स्थैतिक घर्षण बोला जाता है। आ रही है बात समझ में इतनी, ठीक है। चलो सेकंड नंबर का क्या था, एक सेकंड, चलो सेकंड नंबर का क्या था बेटा आप लोगों का? सेकंड नंबर का था आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब क्या बताओ? स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब क्या? स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब यदि कोई वस्तु अभी अभी किसकी अवस्था में आई है, गति की अवस्था में आई है, और गति की अवस्था में कैसे, क्यों सीधे गति करते जा रही है, घिसटते जा रही है उस चीज के ऊपर, ठीक है। जैसे एक ट्रक था, मैंने उसको धक्का मारा तो वो घसीटना चालू हुआ। अगर वो सीधे जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, तब भी ऐसा नहीं है कि घर्षण का मान खत्म हो जाएगा या घर्षण शून्य हो जाएगा। उस स्थिति में भी घर्षण लगता है, ठीक है। उस स्थिति में भी घर्षण लगता है, लेकिन जब कोई स्थिति मूविंग पोजीशन में हो, चलती हुई दिशा में हो, और उस स्थिति में जो घर्षण लगता है बेटा, उस घर्षण को बोला जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद तीसरा अपना है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग मतलब घूमना, गोल गोल चक्कों की सहायता से, या अगर किसी चीज में चक्के लगे हुए हैं या किसी चीज में व्हील लगे हुए हैं, कोई चीज क्या हो रही है, घूम रही है, और उसके बाद उसमें जो घर्षण का बल लग रहा है उसे क्या बोला जाता है? रोलिंग फ्रिक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बता चुका है कि कैसे क्या होता है। एक बार अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो अपन ओवरऑल कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मान स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, ठीक है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब लोटनिक घर्षण, मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल सबसे ज्यादा किस स्थिति में होगा? जब स्टैटिक फ्रिक्शन की, स्थैतिक घर्षण की बात कर रहे हैं उस कंडीशन में।
उसके बाद उससे कम फ्रिक्शन लगता है काय में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। और सबसे कम फ्रिक्शन का मान किस जगह पे होता है या कौन से वाले घर्षण में होता है, वो होता है लोटनिक घर्षण में। और इसी कारण अगर तुम किसी भी चीज में पहियों का यूज करते हो, व्हील्स का यूज करते हो, तो तुमको वो चीज अगर भारी भी है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह में ले जाना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आ रही है बात सबको समझ में? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, क्या लें क्या लें क्या लें, क्रीम लेते हैं चलो थोड़ा। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपन, ठीक है। वो है आपका, नाम आपने शायद सुना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्या होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड भी आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें आपको अच्छे से ड्रॉ करते आने लगी या वो चीज़ें आपको अच्छे से बनाते आने लगी तो आपके लिए फ्री डायग्राम कुछ भी नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब हलवा समझ लो, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला अपना टॉपिक, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आपको नोट डाउन करते जाना है। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का अजम्पशन करना पड़ेगा। अजम्पशन मतलब मानना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 चीज़ों को मानना पड़ेगा, अजम्पशंस। देख लेते हैं क्या है वो। Plot all the force acting on the body, ठीक है। मतलब क्या बेटा, सबसे पहले तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम के लिए जो भी आपके पास बॉडी है उसको आप एक पॉइंट मास समझ लेना है। पॉइंट मास समझ लेना है मतलब क्या, हिंदी से अगर इसको आप बोलना चाहो तो ये लिख सकते हो कि जो भी हमें एक जो बॉडी है, जो वस्तु या जो शरीर या जो बॉडी दी हुई है, उसको हमको एक केंद्र बिंदु मान लेना है, पॉइंट मास या केंद्र मास मान लेना है, ठीक है। ये कैसे, जैसे कि अगर ये एक बॉडी है, बता रही हूँ मैं एक एग्जांपल के लिए, यहाँ रखी हुई है ये बॉडी है, तो इस बॉडी को यहाँ ऐसे सॉल्व करने से अच्छा है कि इस पूरी की पूरी बॉडी को सिर्फ क्या मान लो तुम, ये मान लो पॉइंट मास, ठीक है, ऐसा मान सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि प्लॉट ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब बॉडी पे लगने वाले सभी बलों को अंकित करना है। अंकित कीजिए। अब सभी बलों को अंकित करना है मतलब कैसा बेटा, सभी बलों को अंकित करना है मतलब आपको, अगर सभी बलों को अंकित करना है मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ के तरफ,
अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स को लगाना है, बॉडी जो फोर्स लगा रही है उसको लगाना है, जिसके ऊपर है वो जो नॉर्मल फोर्स लगा रही है वो लगाना है, मतलब सारी जो फोर्स लगने वाले हैं उस बॉडी पे उसको विथ डायरेक्शन तुमको उसमें क्या करना है, दिशा के साथ उसमें प्लॉट करना है। तो तुम्हारा क्या तैयार हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो जाएगा। और अगर फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हारा तैयार हो गया तो तुमको यकीन मानो न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स अपन फ्री बॉडी डायग्राम के। फ्री बॉडी डायग्राम के एग्जाम्पल मैं सबसे पहले बताती हूँ तुमको एक नॉर्मल एग्जाम्पल से। ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले ये एक सरफेस है, नाइस कॉम्बिनेशन ना। उसके बाद ये बॉडी है। ठीक है, ये एक सरफेस है, ये एक बॉडी है। अब इस बॉडी का मैं मास कंसिडर कर ले रही हूँ, ये m है, m एक बॉडी है। ठीक है, अब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम के अजम्पशन में क्या पढ़ा भैया, सबसे पहले तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम के अजम्पशन में पढ़ा कि मैं इस m को क्या मान सकती हूँ, एक पॉइंट मास मान सकती हूँ। मान लिया मैंने एक पॉइंट मास। ठीक है, थोड़े दूसरे कलर से मानती हूँ, तुम लोग को ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये मैंने मान लिया इसे एक पॉइंट मास। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट बस मैंने तुमको इतना सा बताई थी कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्स को इस पे प्लॉट करना है, उस सारे फोर्स को यहाँ पे अंकित करना है। तो सबसे पहले देखो, इस बॉडी के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, या इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लगेगा, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और किसके द्वारा लगेगा, ये मास के द्वारा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसको अपन क्या बोल सकते हो, mg, यही बोलते हैं ना, g फॉर ग्रेविटेशन। ठीक है, उसके बाद देखो ये सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये जो सरफेस है ये भी इस ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर रखने के लिए, कोई ये नीचे गिर रहा है क्या, नहीं, इसको पकड़ के रखा है ना, तो इसको पकड़ के रखने के लिए, अपनी जगह पे इसको रखने के लिए इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो नॉर्मल फोर्स मैंने तुम लोग को बताया था। ठीक है, जब मैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्स की बात कर रही थी तो बेटा मैंने बताया था कि नॉर्मल फोर्स, अपने हाथ का एग्जांपल लेके कि एक सामान है, गिर रहा है, ये अपने तरफ से कोई प्रेशर या कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन ये गिर रहा है तो इसकी जो गिरने की अवस्था है उसको रेजिस्ट कर रहा है, बीच में रोक रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना। तो सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रखी है तो वो सरफेस उसे गिरने से रोक रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ फोर्स तो इसके ऊपर एग्जर्ट कर ही रहा होगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, मतलब कौन सा फोर्स एग्जर्ट कर रहा है बेटा, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये जो है ये वाला बॉडी, ठीक है, ये बॉडी थी, ये बॉडी के ऊपर यहाँ से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, नॉर्मल फोर्स। कैसा फोर्स, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स कैसे लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स सरफेस के द्वारा मास पे लगाया जा रहा है। ये सरफेस था, इसके द्वारा नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है, किसके ऊपर, मास के ऊपर। तो इसको लिख लेते हैं अपन NSM, मतलब नॉर्मल फोर्स सरफेस टू मास, सरफेस से मास के तरफ। अब अगर तुम लोगों को थोड़ा सा पिछला याद होगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा तुमने बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई किया है तो अभी एक और फोर्स की कमी है, यहाँ पे एक और लगने वाला है भैया, अभी दो ही से बात नहीं बनने वाली है।
अभी एक और फोर्स लगने वाला है, फटाफट मुझे बताओ जरा कौन सा फोर्स लगने वाला है। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई की होगी तो तुमको अभी मैंने परसों के दिन की क्लास में, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ बताया है कि यदि कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी उसे अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाती है, ठीक है। तो अप्लीकेबल होगा बाबा, अगर यहाँ पे ये सरफेस इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो ये बॉडी भी इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, लगाएगी क्या नहीं लगाएगी, लगाएगी ना। तो क्यों, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि एवरी बॉडी हैज, एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मतलब अगर तुम किसी बॉडी पे एक फोर्स लगा रहे हो तो वो बॉडी भी तुम्हारी बॉडी पे एक कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगाएगी। तो जैसे ये सरफेस ये बॉडी को स्टेबल रखने के लिए नॉर्मल फोर्स लगा रहा था, वैसे ही ये बॉडी भी सरफेस के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स को भी तुम नॉर्मल फोर्स ही बोलोगे, और लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। और इसको तुम क्या कंसिडर कर सकते हो, NMS, मतलब मास टू सरफेस, मास से सरफेस पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। अगर इसी डायग्राम से मैं तुमको एक बार फिर से क्लियर आउट करना चाहूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा mg, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स, और ये NS MS और ये NSM। तो ये हो गया तुम्हारा सबसे बेसिक लेवल का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। चलो अब मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम तुम लोग को भी बनाने दे रही हूँ, तुमको फटाफट मुझे बना के दिखाना है कि तुम लोग को बन रहा है या नहीं बन रहा है, बताना है ना। चलो सेकंड, फिर नहीं बनेगा तो मैं तो हूं ही बेटा। इस पे लगने वाले पूरे फोर्स बताना है तुमको, ठीक है। ये है M1, ये है M2, ठीक है। चलो फटाफट मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाइए फटाफट। बनाइए फटाफट इसका फ्री बॉडी डायग्राम। बन रहा है आप लोगों को, बताइए जल्दी से, बन रहा है आप लोगों को। कैलकुलेट कीजिए, देखिए यहां से मैं हट जा रही हूं थोड़ा सा। ये है आपका M1, ये आपका M2, चलिए अगर आप लोगों का बना के हो गया हो फ्री बॉडी डायग्राम इसका, तो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, आप उससे मेरा मैच कीजिएगा, ओके। चलो सबसे पहले मैं एक काम कर लेती हूँ, ये दोनों जो मास है, छोटा वाला मास और बड़ा वाला मास, इन दोनों को सेपरेट कर लेती हूँ। ये मैंने ले लिया M1, फिर मैं एक साथ पूरे फोर्स वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। इसको चाहो तो आप पॉइंट मास भी ले सकते हो, पॉइंट बना के। मैं इस बॉक्स के फॉर्म में ही ले रही हूँ फिलहाल इसमें, क्योंकि मुझे स्पेशली फोर्स पता करना है कौन कौन से लग रहे हैं। तो ये मैंने ले लिया M1, ये बड़ा वाला बॉक्स था, ये मैंने ले लिया M2। अब देखो बेटा, यहाँ जो ये M1 बॉडी है, ठीक है, ये जो M1 बॉडी है, ये नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशन वाला फोर्स तो लगाएगी, ठीक है। तो ये लग गया M1G, क्या लग गया M1G। उसके बाद ठीक है M1G लग गया।
अब देखो क्या इस पे सरफेस यहाँ से सीधे फोर्स लगा देगा क्या? नहीं, क्योंकि ये सरफेस के कांटेक्ट में तो है ही नहीं छोटी वाली बॉडी। किसके कांटेक्ट में? ये बड़े वाले मास के कांटेक्ट में। तो ये जो बड़ा वाला मास है वो फोर्स लगाएगा किस पे? ये छोटे वाले मास पे। सरफेस का फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो बॉडी है ये सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, तो सरफेस कैसे फोर्स लगाएगा? इसलिए ये जो बड़ा वाला मास है, ठीक है, ये बड़ा वाला जो मास है ये फोर्स लगाएगा छोटे वाले मास पे, और उस फोर्स को तुम क्या बोल सकते हो? नॉर्मल फोर्स ही होगा, लेकिन बड़े वाले मास से छोटे वाले मास पे लगने वाला फोर्स। ये कैपिटल एन या M1 M2 ही लिख देती हूँ मैं, M1 से M2 पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, M1 से M2 पे लगने वाला फोर्स। अब M1 से M2 पे लगने वाला फोर्स, उसके बाद अब आती है बारी किसकी? इसकी, M2 की। तो देखो M2 पे एक फोर्स लगा आपका, सबसे पहले तो M2G लगा, बिल्कुल दिख रहा है सभी लोगों को, ठीक है, M2G के बाद आपका लगा सरफेस से एक फोर्स, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो सरफेस से एक फोर्स लगेगा। सरफेस से लगने वाला फोर्स तुम्हारा लग गया यहाँ पे नॉर्मल फोर्स सरफेस टू M2। अब जब इसने सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया तो ये जो बॉडी है ये भी किसके ऊपर फोर्स लगाएगी? सरफेस के ऊपर, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो ये बॉडी का भी फिर फोर्स सरफेस के ऊपर लगा, इसको क्या मान लिया? M2 से सरफेस के ऊपर लगने वाला फोर्स। हो गए टोटल फोर्स कैलकुलेट। चलो अब इसमें अगर मैं प्लॉट कर दूं टोटल फोर्स, अगर मैं इसमें प्लॉट कर दूं टोटल फोर्स, तो सबसे पहले इसका ये M1G, यहाँ का M2G, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा लग गया बेटा M2 M1, मतलब M2 से M1 पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा फोर्स बच गया? हाँ, ये लग गया तुम्हारा यहाँ से सरफेस पे लगने वाला फोर्स N सरफेस टू M2, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक फोर्स कौन सा? N M2 टू सरफेस। तो ये सारे आपके फोर्स कौन कौन से लग रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम पे, ये फोर्स आपके क्या हो गए? कैलकुलेट हो गए। आ गई बात समझ में सबको? चलो अब एक और मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ जो आप लोग को करना है, ठीक है, ऐसा आपका होमवर्क है, समझ लो, और अगर वो आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। थर्ड होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ये एक सरफेस है, इस पे एक बॉडी है M, और ये एक बड़ी बॉडी है स्मॉल m, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम का आपको फ्री बॉडी डायग्राम प्रैक्टिस करके देखना है। उसके बाद M1 M2 M2, इसका भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम क्या करके देखना है? प्रैक्टिस करके देखना है। और एक इसमें एक मास हैंगे M, इसमें एक मास हैंगे M1, ठीक है। इसका भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम कैलकुलेट करना है। बस इतना सा याद रखना है, यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई है, रस्सी, मतलब जब भी स्ट्रिंग लगी हुई है तो वो एक और फोर्स अप्लाई करता है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ थोड़ा सा जनरल, जल्दी जल्दी।
कि एक और फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है और वो होता है टेंशन फोर्स, ठीक है। सीधी सी बात है, रस्सी से अगर कोई चीज लटकी हुई है तो उसमें थोड़ा सा क्या होगा, तनाव होगा, है ना। तो यहाँ पे भी एक फोर्स अप्लाई होता है, वो कौन सा फोर्स होता है, टेंशन फोर्स। तो ये दो फोर्स तो मैं ऑलरेडी ही आपको प्लॉट करके दे रही हूँ और बाकी का फिर बचा हुआ आपको फ्री बॉडी डायग्राम उसका बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने क्लास को और अब अपन आते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे आते हैं। सभी को फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ बेटा? क्लियर है सबको फ्री बॉडी डायग्राम? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। अभी जब न्यूमेरिकल्स की सीरीज आएंगी फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है, आगे की क्लासेस में, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं, ये कभी नहीं भूलना है। अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है तुमको कुछ नहीं आ सकता, ये बात याद रखो। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उसका बार बार रिवीजन करो, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचे हैं। तुमको अपनी मेहनत की स्पीड को डबल करना ही पड़ेगा। आ गई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल पेन कॉपी पकड़कर शानदार तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि अब क्वेश्चंस का सिलसिला चालू होने वाला है, ठीक है। चलो तैयार है सभी लोग? करिए जरा, समझिए फर्स्ट क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करिए जब तक। चलो क्या बोल रहा है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? What will happen to a person's weight when he is in a moving elevator with a constant speed? ठीक है, मतलब अगर हिंदी में मैं बोलना चाहूँ तो अगर एक व्यक्ति, अगर पेन कॉपी पकड़ के बैठे हो तो लिखते भी जाओ, समझाने का समझाना भी हो जा रहा है, हिंदी वालों को नोट से स्क्रीनशॉट लेने में भी अच्छा आएगा। अगर एक व्यक्ति एलिवेटर मतलब लिफ्ट ही समझ लो, ठीक है, एक तरीके की जो सीढ़ी होती है ऊपर चढ़ने वाली, वो एलिवेटर में कांस्टेंट स्पीड से, निश्चित गति से ऊपर जा रहा है, तो उसका वजन में क्या बदलाव होंगे? मतलब अगर एक व्यक्ति एलिवेटर में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, निश्चित एक नियत गति से वो क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है, मूविंग एलिवेटर विद कांस्टेंट स्पीड, नियत गति से अगर वो मूवमेंट कर रहा है, तो क्या चेंजेस होगा उस व्यक्ति के वजन में? ठीक है, क्या चेंजेस होगा? सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि क्या उसका वजन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई वजन? कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं, गलत ऑप्शन, ठीक है। क्या उसका वजन घटेगा? नहीं, वजन घटेगा भी नहीं। मे इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकता है नहीं भी बढ़ सकता है, ऐसा थोड़ी ना होता है फिजिक्स में, ठीक है, कि बढ़ भी सकता है नहीं भी बढ़ सकता है। मतलब ऑप्शन क्या बच गया तुम्हारा? वेट विल नॉट चेंज, तो जो वजन है, ठीक है, जो वजन है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, तो उसके वजन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। आ गई बात समझ में इतनी अच्छे से? चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये सभी ने लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स बना सकते हो, मैं थोड़ा हट जाती हूँ।
ले लिया। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड, यू आर ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हैं। हाउ कैन यू गेट ऑफ इफ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय पुशिंग अगेंस्ट द सरफेस। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, यदि आप एक ऐसे यू आर ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, आप अगर एक फ्रिक्शनलेस क्षैतिज तल में खड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे एक आप क्षैतिज तल में खड़े हुए हैं। हाउ कैन यू गेट ऑफ इफ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय पुशिंग अगेंस्ट द सरफेस। तो तुम कैसे वहाँ से हट सकते हो यदि, ठीक है, वहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी दूसरा फोर्स तुमको अपोज नहीं कर रहा है। तो देखो, पहली बात, तुम रन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ क्या प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। पहले ही बोल रहा है कि क्या है, सरफेस फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, उसके बाद तुम जंप भी नहीं कर सकते क्योंकि क्या प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। तुम रोल भी नहीं कर सकते सरफेस पे, ठीक है, क्योंकि क्या प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हो, स्प्लिटिंग और स्निचिंग छींक सकते हो या नहीं छींक सकते हो, छींक सकते हो ना भाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, कोई फोर्स आपके लिए नहीं लग रहा है, तो उस स्थिति में आप इन चारों में से क्या कर सकते हो, तो आप इन चारों में से उस स्थिति में क्या कर सकते हो, छींक सकते हो और हाथों का मूवमेंट कर सकते हो। आ गई बात समझ में? हिंदी में बताने की ज़रूरत है, एक बार मैं बोल दे रही हूँ, लिखते चले जाओ कि यदि आप किसी घर्षण रहित क्षैतिज तल पे हैं, यदि आप किसी घर्षण रहित क्षैतिज तल में हैं, तो तुम वहां से क्या कर सकते हो, वहां पे कौन सी पोजीशंस में आ सकते हो, वहां से कैसे जा सकते हो। तो ये तीन चीज तो तुम नहीं कर सकते। ठीक है, रनिंग ऑन द प्लेन नहीं कर सकते फ्रिक्शनलेस सरफेस होने के कारण, रोलिंग योर बॉडी नहीं कर सकते, जंपिंग नहीं कर सकते, लेकिन तुम छींक सकते हो, अब हाथों की मूवमेंट को स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे सबको ये क्वेश्चन समझ में, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट हुआ इसका? चलो, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल, ठीक है, ऑन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम विच लॉ सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। बहुत से लोगों का आंसर शायद आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से हिंदी में बता देती हूँ। हवा में लटकते हुए, हवा में लटकते हुए लकड़ी के टुकड़े पर ठोकना क्यों कठिन है? ठीक है, मतलब अगर हवा में एक ब्लॉक है, वो किसी चीज से बंधा हुआ है और वो हवा में लटक रहा है, ठीक है, वो हवा में लटक रहा है, डायरेक्टली वो बंधा हुआ है, उसको किसी चीज का कोई दूसरा सपोर्ट नहीं है। तुम चाह रहे हो कि तुमने एक हथौड़ी लिया, एक खिल्ला लिया और हमें इसमें टप 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 खिल्ले को ठोके, ठोक पाओगे क्या? नहीं ठोक पाओगे। क्यों नहीं ठोक पाओगे? क्या रीजन है? क्या लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण है? नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंशन, सेकेंड लॉ है क्या? तो भाई यहाँ मोमेंटम का तो कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, तो हाँ इसके बारे में थोड़ा सोचा जा सकता है, अभी सोचेंगे, पर पहले इससे पहले आगे देख लेते हैं। पास्कल लॉ है क्या? नहीं, यहाँ तो कोई रिलेशन ही नहीं है पास्कल लॉ का। तो देखो बेटा, आंसर न्यूटन का थर्ड लॉ ही है। अब कैसे? तुमको पता है कि अगर किसी बॉडी में, ठीक है, तुमको पता है कि अगर हम जब किसी बॉडी में क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो बॉडी भी हमारे तरफ बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, सस्पेंडेड है एयर में फ्रीली। आ रही बात समझ में?
एयर में सस्पेंडेड है फ्रीली, तो वो एक जगह पे क्या नहीं रह पाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा, तो हम प्रॉपर उसमें फोर्स नहीं लगा पाएंगे और ना हम उसको प्रॉपर फोर्स लगा पाएंगे, ना वो हम खीले पे प्रॉपर फोर्स लगा पाएगा उसको स्टिक करके रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए। इसलिए वहाँ पे ईजी नहीं होता है जब हवा का कोई भी टुकड़ा अगर लकड़ी में लटक रहा है तो उसमें क्या ठोकना, पिन ठोकना। तो ये किस लॉ पे बेस है, ये किस लॉ के कारण होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ के कारण। आ गई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। अ लॉन्ग जंपर मतलब एक ऊंची कूद, आपको समझ में होगा, पता ही होगा ऊंची कूद क्या होती है। अ लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज, ठीक है, जो लॉन्ग जंप वाला पर्सन होता है वो जंप करने से पहले, कूदने से पहले दौड़ता है। क्यों दौड़ता है वो? ही कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस, ताकि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। हाँ, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके ठीक तो है, लेकिन उसमें साइंस क्या लग रहा है? उसके बाद ही लूजेस मोमेंटम, मोमेंटम को कम करने के लिए तो नहीं भाई, उसको अगर ज़्यादा हाई जंप मारना है तो उसको मोमेंटम कम करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस, रनिंग करने से कॉन्फिडेंस आता है क्या? नहीं, रनिंग करने से तो कॉन्फिडेंस वाला कोई सीन ही नहीं है ना। ही गेन्स मोमेंटम, मोमेंटम गेन करने के लिए तो ये बिल्कुल सही है आपका कि जो लॉन्ग जंपर है वो जंपिंग करने से पहले दौड़ता क्यों है? मोमेंटम को गेन करने के लिए, ठीक है, ताकि उसका मोमेंटम ज़्यादा गेन हो सके, तो वो ज़्यादा टाइम तक काय में रह सके, हवा में रह सके, और उसकी जंप और ज़्यादा क्या हो सके, ऊंची हो सके। आ गई बात समझ में? इसलिए जो लॉन्ग जंपर जो होते हैं, ऊंची कूद वाले लोग, वो ऊंची कूद करने से पहले क्या करते हैं? रन करते हैं, दौड़ते हैं। वो क्यों करते हैं? गेन, मोमेंटम को गेन करने के लिए करते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए करते हैं? मोमेंटम को गेन करने के लिए करते हैं। आ गई बात समझ में? चलो आगे। ये दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन हो गया। चलो, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स यदि किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना, किसी बॉडी पे यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बाहरी बल यदि किसी बॉडी पे शून्य है, तो उसका कौन सा होगा, क्या स्टेटमेंट हो सकता है, उसके लिए क्या बात कही जा सकती है? उसके लिए यदि आंतरिक बल, यदि बाहरी बल यदि बाहरी बल किसी बॉडी पे शून्य है तो उसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो बेटा सीधी सी बात है कि अगर बाहरी बल नहीं है तो वो चीज़ क्या नहीं हो पाएगी? डिस्प्लेस नहीं हो पाएगी। मतलब उसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, कि इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह में नहीं जाएगा अगर वो एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे जीरो है तो। आ गई बात समझ में? चलो एक फोर्स है, थोड़ा न्यूमेरिकल्स में आते हैं अपन, है ना। एक फोर्स है कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का। एक्ट ऑन अ बॉडी, जो किसी बॉडी पे लग रहा है कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम, मतलब संवेग में परिवर्तन पूछ रहा है बेटा यहाँ पे। संवेग में परिवर्तन, व्हाट विल बी द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉडी, मतलब संवेग में कितना क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का एक फोर्स है, ठीक है, वो लग रहा है। तो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं फोर्स कितना है, इजी क्वेश्चन है, 50 न्यूटन का। टाइम कितना है? 10 सेकेंड का, सबका आंसर आ ही गया होगा। पूछा क्या है? मोमेंटम, तो आपको पता है F = dp अपॉन dt होता है। F की वैल्यू अपने पास कितनी है? 50 = में मोमेंटम अपने को निकालना है, टाइम की वैल्यू कितनी है? 10 सेकेंड, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
50 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी विच इज 500 न्यूटन पर सेकेंड। आ गई बात समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था, सबका आंसर आ गया होगा आई होप। आगे टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, ठीक है, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट अ सडन जर्क इज डूइंग शो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। मतलब यदि कपड़ा गीला है, क्या हमने धुल के कपड़े को, धो के कपड़ों को लेकर आए, कपड़े गीले हैं तो हम सुखाने से पहले उनको ऐसे झटकारते हैं, ठीक है, और वो झटकारने से पानी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये जो हम प्रोसेस करते हैं इसमें कौन से गति के नियम का, कौन सा न्यूटन का लॉ का अपन एडवांटेज ले रहे हैं? एक तरीके का एडवांटेज है ना कि अपन अगर कपड़े को झटक के डाल रहे हैं तो वो जल्दी क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो अपन किसी ना किसी गति के नियम का एडवांटेज तो ले रहे होंगे, तो कौन से गति का नियम का एडवांटेज ले रहे हैं? तो देखो बेटा, सबसे पहले तो इसका मैं बता देती हूँ हिंदी में, यदि हम गीले कपड़े को सुखाने से पहले तो हम किस गति के नियम का फायदा ले रहे हैं, या किस गति के नियम का लाभ उठा रहे हैं? तो देखो सीधी सी बात है, सडन जर्क मतलब अचानक से तुम उस चीज में क्या लगाते हो, जर्क लगाते हो, झटका लगाते हो, ठीक है। तो पहले जो पार्टिकल्स थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, वो किस कंडीशन में थे बेटा, वो रेस्ट की पोजीशन में थे। तुमने जर्क लगाया, अचानक से उनने अपनी पोजीशन बदले, किस पोजीशन में चले गए, मोशन की पोजीशन में चले गए, ठीक है। मोशन की पोजीशन में चले गए मतलब अपनी बॉडी को जैसे ही उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जो कौन सा लॉ बोलता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है। तो सिंपल आंसर कि ये कौन सा लाभ का उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का अपन फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है यदि आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करोगे उसी कंडीशन में वो रेस्ट से काय में जाएगी, मोशन में जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। पहले वो कपड़ा जैसे का वैसा था, उसके मॉलिक्यूल्स जैसे के वैसे थे, नहीं जा रहे थे बाहर, लेकिन तुमने जैसे उसमें एक्सटर्नल फोर्स उसको झटका दिए, जर्क दिए, तो वो कहाँ चले गए, बाहर चले गए। कौन सा लॉ एप्लीकेबल है उसमें, न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो आगे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जब मैं तुम लोग को थर्ड लॉ पढ़ा रही थी उसी टाइम मैंने बता भी दिया था कि स्विमिंग इज पॉसिबल बाय, स्विमिंग क्यों पॉसिबल है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पॉसिबल है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है जैसे कि तुम स्विमिंग कर रहे हो, तुम पानी में आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, पानी तुम्हारे तुम्हें पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण बैलेंस मेंटेन हो पा रहा है, ठीक है। जिसके कारण बैलेंस क्या हो पा रहा है, मेंटेन हो पा रहा है। इस कारण से ये जो स्विमिंग है वो पॉसिबल हो पाती है न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण। सबको ये याद रखना है, ठीक है। चलो आगे, An athlete does not come to rest immediately after crossing winning line due to, देखो अब वो विनिंग लाइन को क्रॉस कर रहा है, मतलब बेटा वो सीधी सी बात है कि दौड़ ही रहा होगा। अभी किस पोजीशन में, वो दौड़ने की पोजीशन में, लेकिन तुमने बिल्कुल देखा होगा तुम ऐसे करके बिल्कुल दौड़ते 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 जाते हो, लेकिन एकदम से जहाँ पे डायरेक्ट फिनिश लाइन है वहाँ जाके रुक जाते हो क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं रुकते हो, बल्कि और दौड़ते फिनिश लाइन खत्म होने के बाद भी तुम दौड़ते दौड़ते थोड़ा आगे तक चले जाते हो। वो क्यों होता है, तो वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। किस कारण से, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, क्योंकि जब रनिंग हो रही थी, ठीक है,
जब रनिंग हो रही थी तो बॉडी जो थी वो बहुत देर से किस पोजीशन में थी बेटा, रनिंग की पोजीशन में थी, मोशन की पोजीशन में थी, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ जो मोशन है वो उसको बोलता है कि तू रुकना चाह रहा है फिर भी मैं तेरे को एकदम से नहीं रोक सकता, जड़त्व का नियम है, ठीक है। वो अपोज कर रहा है रुकने को, इसलिए वो अपनी स्पीड कम करना भी चाहता है जो एथलीट है, या वो रुकना भी चाहता है, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो कुछ समय तक एकदम से नहीं रुक पाता, बल्कि अपनी स्पीड को धीरे करने के लिए भी वो धीरे 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 आगे बढ़ते ही जाता है। तो ये किस कारण से है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से, ठीक है। चलो इफ अ पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल है मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, जो एक कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी दिशा में, सीधी रेखा में एक कांस्टेंट स्पीड से एक पार्टिकल आगे जा रहा है, वी डू नॉट रिक्वायर फोर्स टू, तो हमें उसमें बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको करने के लिए हमें उसमें बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बताओ फटाक से, जल्दी जल्दी सोचो, कमेंट करो आंसर। इनमें से क्या करने के लिए आपको फोर्स को, वी डू नॉट रिक्वायर फोर्स, हमें क्या करने के लिए इनमें से फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बताओ। डिक्रीज इट्स मोमेंटम, इसके मोमेंटम को कम करने के लिए नहीं, मोमेंटम कम करने के लिए तो फोर्स चाहिए होगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा ही हुआ है सबने। चेंज द डायरेक्शन, दिशा को बदलने के लिए, तो भाई अगर कोई चीज़ इधर घूमते जा रही घूमते जा रही घूमते जा रही, जब तक तुम इसमें फोर्स लगा के इसको इधर 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 नहीं घुमाओगे तो वो घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा ना, उसमें भी फोर्स चाहिए। इंक्रीज इट्स स्पीड, उसकी स्पीड भी बढ़ाना है तो भी तुमको फोर्स चाहिए, ठीक है। गाड़ी है, अगर तुम स्टीयरिंग है ऐसा 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 चल रहा है, उसको जब तक ऐसा घुमाओगे नहीं बिना फोर्स के, समझ आ रहा है, ऐसा 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 चल रहा है तुम्हारा सीधा सीधा ऐसा ऐसा ऐसा, जब तक तुम फोर्स लगा के स्टीयरिंग को घुमाओगे नहीं, तुम्हारी गाड़ी की स्पीड रेस होगी नहीं होगी ना। तो स्पीड बढ़ाने के लिए भी क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। बचा क्या, कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी में चल रहा है, ठीक है, जिस वेलोसिटी में चल रहा है उसी वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसी वेलोसिटी में चल रहा है उसी वेलोसिटी में उस ऑब्जेक्ट को चलते रहने देने के लिए किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो देखो जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, आप उनको रिलेट करके पढ़ने की आदत डालो। फिजिक्स ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो तुम जितना ज़्यादा उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट कर पाओगे ना, तुम उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट को पढ़ जाओगे। और इतना एक जो मिसकंसेप्शन है फिजिक्स को लेकर कि भाई फिजिक्स बहुत खतरनाक है, फिजिक्स बहुत खतरनाक है, वो मिसकंसेप्शन सबका होता है, हमारा भी था एक टाइम पे। लेकिन अगर तुम जैसे ही उसको डेली लाइफ से रिलेट करने लगोगे तो वो मिसकंसेप्शन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों पॉसिबल होता है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कारण पॉसिबल होता है, मतलब सॉरी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक निश्चित वेग से उसे चलते रहने देने के लिए कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। आगे सबको समझ में, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आगे हाँ, इनर्शियल मास, इनर्शियल मास है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा दो जगह से आ सकता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से भी आ सकता है, और आपका जो फिजिक्स का चैप्टर है फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, उससे भी आ सकता है कि इनर्शियल मास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, टेंशन है, नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो आपको पता होगा यूनिट एंड डायमेंशन में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी और क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ तुमको, स्केलर क्वांटिटी मतलब वो जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मतलब आकार, आकार इसका सही वर्ड है नहीं है, एक बार चेक कर लेना, एक्चुअली मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी मतलब
ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है ना, दिशा भी होती है। तो ये जो इनर्शियल मास है बेटा, इसमें कोई दिशा का पता चल रहा है क्या? नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मास है मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मतलब ये कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो आगे। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन, किसी भी बॉडी का मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड होगा। तो ये बहुत अच्छे से बढ़ाया मैंने तुमको सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, कि ना तो सिर्फ वेलोसिटी पे होगा, ना तो सिर्फ मास पे होगा, लेकिन किस पे होगा, दोनों पे। मास पे भी मोमेंटम डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे भी मोमेंटम डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी से किसी चीज़ को आगे बढ़ाने की तुमको ज़रूरत होगी। मतलब मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है क्या, आप लोगों का मोमेंटम। ठीक है, चलो आगे। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज, अब फिर आ गया वही यूनिट एंड डायमेंशन टाइप का क्वेश्चन कि मोमेंटम कैसा है। तो देखो मोमेंटम में तुमको पता है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मतलब सीधा टिक मार दो, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो आगे। न्यूमेरिकल, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास, दो ऑब्जेक्ट हैं, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास, दो वस्तु ईच ऑफ मास 5 kg, जिसमें से दोनों का मास मतलब m1 भी 5 kg है और m2 भी 5 kg है। ठीक है, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूविंग कर रहे हैं, बट इन, देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, घुमाया कहाँ पे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में। ठीक है, कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ईच अदर विथ सेम स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, उनकी स्पीड जब वो जा रहे हैं उस टाइम पे उनकी स्पीड भी इनिशियली कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों की, m1 की भी 3 और m2 की भी 3 है। दे आर स्टिक टू ईच अदर आफ्टर अ कोलाइजन, विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक कोलाइजन के बाद वो एक दूसरे से क्या हो गए, टकरा गए, और कोलाइजन के बाद टकराने से क्या हुआ, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, अगर वो दोनों टकराते हैं तो टकराने के बाद उनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, सीधी सी बात है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, टकराने के बाद की वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल टकरा जाएंगे तो दोनों की वेलोसिटी लगभग एक हो जाएगी दोनों के टकराने के बाद, और वही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो टकराने के बाद की वेलोसिटी बताओ बोल रहा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से या नोट डाउन कर लो। इसका मैं पेज ऐड करके समझा रही हूँ तुम लोग को। ले लिया सबने? चलो देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा। ये बॉडी है m1, ये बॉडी है m2। ठीक है, m1 है, ये m2 है। अब m1 है, ये m2 है, मतलब इसकी भी वेलोसिटी u है और इसकी भी u1 u2, वेलोसिटी दोनों की हो गई, और दोनों की वेलोसिटी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है। तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये -3 मीटर पर सेकेंड। ये अगर आपने पकड़ लिए तो आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सम्यक संरक्षण के नियम के अनुसार अपने को पता ही है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। ये कल बहुत अच्छे से समझाया आपको। ठीक है, कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। जब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स में m1 v1 प्लस m2 v2।
अब ये बेटा यहाँ मैंने v1 v2 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि कोलाइजन हो रहा है, तो कोलाइजन के बाद वेलोसिटी एक हो जाएगी, मतलब वही फाइनल वेलोसिटी रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों v लिया है। अब देखो m1 की वैल्यू अपने पास सीधे 5 थी, मल्टीप्लाई u1 कितना था 3, प्लस m2 की वैल्यू 5 थी, u2 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी -3 थी, इक्वल्स में m1 मतलब यहाँ पे सीधे मैं कॉमन निकाल लेती हूँ v को, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, और ये दोनों के पास v था तो v को मैंने इधर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या हुआ, ये 5 3 जा 15 सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा होगा, मैं आगे समझा देती हूँ ये वाली टर्म को, 5 3 जा 15 प्लस 5 3 जा -15 इज इक्वल्स टू m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, m1 था 5, m2 भी था 5, v2 अपने को निकालना था, ठीक है। आगे इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट? चलो ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करके लेके आना है। अभी आपके क्वेश्चंस की एक पूरी प्रॉपर सीरीज आने वाली है, उसमें आपको और क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपको सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है। और ये जो पूरा आज तुम्हारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था, ये होता है कंप्लीट, ठीक है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने पूरा कंप्लीट करा चुका है, न्यूमेरिकल्स 1-2 करा चुके हैं, क्वेश्चंस करा दिया मैंने आपको 17-18 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जिस टाइप के आए हुए हैं उसी लेवल के क्वेश्चन मैंने रीड करके तुमको कराया। तुमको जिस दिन पीएनएसटी का सर ने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कराए थे तो लगभग मोस्टली एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो वो लगभग हमने आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है, लगभग क्या पूरा ही कॉन्सेप्चुअल तो तुम लोग का पूरा ही समझा के हो चुका है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस की जब सीरीज आएगी पूरे प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, उसमें आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिखने मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं अपन। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच। ओके।